जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए शुरू करते हैं म्यूजिक का एक और प्रैक्टिस सेट। दीपा दीदी के द्वारा लिखा गया बुक है, अड्डा 24/7 पब्लिकेशन का बुक है, बहुत अच्छा बुक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, वक्र स्वर से क्या अभिप्राय है। आप सुनते होंगे वक्र जाति का राग है, तो वक्र स्वर से क्या समझते हैं। तो वक्र स्वर का मतलब होता है, वक्र स्वर का मतलब होता है क्रम रहित स्वर। ठीक है जी, क्या जी, क्रम रहित स्वर। जैसे मान लीजिए हमको ये देखिए, सा हुआ, रे हुआ, ग हुआ, म हुआ, प हुआ, ध हुआ और फिर न नी हुआ, तो ये तो क्रम से है। अब मैं आपसे ऐसे कहूं, सारे प, देख लीजिए, या सा नी प, सारे सा, तो देखिए कोई क्रम नहीं है इसमें। देखिए इधर से उधर आप स्वर को यूज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं वक्र स्वर। क्या कहते हैं जी, वक्र स्वर कहते हैं। क्रम रहित, क्रम नहीं होता है, इसी को वक्र स्वर कहा जाता है। ठीक है जी। अगला स्वर, अगला सवाल देख लीजिए, सारंगदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो सारंगदेव जी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, आप बताइए। तो सारंगदेव जी द्वारा लिखा गया है संगीत रत्नाकर। ठीक है जी। नाट्य शास्त्र कौन लिखे हैं, तो भरत जी लिखे हैं। आप जानते हैं भरत मुनि लिखे हैं, 5वीं शताब्दी में लिखे थे। संगीत परिजात के लेखक कौन है, अहोबल, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आप देखिए, संतूर में, संतूर में कितने तार होते हैं, कितने तारों का प्रयोग होता है। तो 100 तार होते हैं, तो इसका माना जाता है 80 से 100 तार। क्या जी, 80 से 100 तार संतूर में होते हैं। तो तार से जब है तो इसको तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, राग छायानट, राग छायानट किस थाट से उत्पन्न है। राग छायानट, तो इसका याद रखिएगा, ट्रिक है कल्याणकारी छाया, तो कल्याण थाट से उत्पन्न हो गया। तो कल्याण थाट की बात करें हम, तो कल्याण थाट में देखिए मध्यम तीव्र लगता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं कल्याण थाट में। बिलावल में सभी शुद्ध लगेंगे। खमाज में आपको केवल निषाद कोमल लगेगा, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी, आप जानते हैं। तो छायानट राग जो है किस थाट से, तो कल्याण थाट से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि राग मधुवंती का सम प्रकृति राग, मतलब राग मधुवंती से मिलता जुलता राग कौन सा है इसमें। तो राग मुल्तानी। ठीक है जी। मुल्तानी देखिए, मधुवंती, राग मधुवंती की बात करें तो यह जो है तोड़ी थाट से उत्पन्न है। किससे, तो तोड़ी थाट से उत्पन्न है। तोड़ी थाट की बात करें तो इसमें ऋषभ कोमल होता है, गंधार कोमल होता है, मध्यम तीव्र होता है और धैवत कोमल होता है तोड़ी थाट में। ठीक है जी। तो राग मधुवंती की बात करें तो इसकी जाति क्या होती है जी, आडव संपूर्ण, मतलब आरोह में 5 स्वर। तो आरोह में आप ऋषभ और मध्यम को वर्जित कर देते हैं राग मधुवंती में। तो आरोह की जाति पंचम हो गई, अति आडव हो गई, और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं तो संपूर्ण हो गई। ठीक है जी। तो आपसे सवाल पूछे कि राग मधुवंती में कौन कौन स्वर वर्जित होते हैं, तो ऋषभ और मध्यम। ठीक है। बात करें इसकी वादी स्वर, वादी स्वर की बात करें तो पंचम होता है, और संवादी स्वर कौन होता है जी, षडज होता है। ठीक है जी। संवादी स्वर षडज और वादी स्वर पंचम। ठीक है। और गायन समय की बात करें तो दिन का चौथा पहर, दिन का चौथा पहर में इसको गाया जाता है। ठीक है, दिन के चौथा पहर में। आप समझ गए इतना, तो आगे हम देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए किस ताल में 15 मात्राएं होती हैं। किस ताल में 15 मात्राएं होती हैं, तो पंचम सवारी ताल। और वहीं बड़ी सवारी ताल पूछेगा तो उसमें 16 मात्राएं होती है और 5 विभाग। लेकिन आप पंचम सवारी ताल पूछेगा तो 15 मात्राएं और 4 विभाग होता है। ठीक है। पंचम सवारी ताल की बात करें तो 4 विभाग हो गया, और इसके बोल हैं, धिन्ना धिन दिन, कत धिन धिन नाधी धिन्ना, तिक तिन्ना तिरकिट तुन्ना, कत्त धिन दिन नाधी धिन्ना। ठीक है जी। तो 15 मात्रा है इसमें। और आप देखिए जी, ताली इसमें कितना है, ताली 3 है और खाली 1 होता है। ठीक है जी। तो खाली आपका देखिए 8वीं मात्रा पर होता है। खाली आपसे पूछे पंचम सवारी में, तो 8वीं मात्रा पर आप बोलिएगा खाली। ठीक है जी। और ताली कितना होता है, तो ताली आपका इसमें 3 होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, विभाग 4 है। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, विकृत स्वरों की संख्या कितनी है।
विकृत स्वर किसको कहते हैं? जो शुद्ध स्वर से ऊपर या नीचे होते हैं उसको विकृत स्वर कहते हैं। तो देखिए ऋषभ भी कोमल होता है, गंधार भी कोमल होता है, धैवत भी कोमल होता है, निषाद भी कोमल। तो ये 4 हो गए और एक मध्यम तीव्र होता है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो टोटल विकृत स्वर कितने हो गए? 5। तो आंसर सी हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि राग पुरिया में कौन सा स्वर वर्जित होता है? राग पुरिया, राग पुरिया देखिए पूर्वी थाट से उत्पन्न है। ठीक है, राग पुरिया जो होता है पूर्वी थाट से उत्पन्न है और इसमें पंचम वर्जित होता है। ठीक है जी, पंचम वर्जित होता है। और पूर्वी थाट की बात करें तो पूर्वी थाट में देखिए, पूर्वी थाट में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र और धैवत कोमल लगता है। ठीक है जी, ये तीनों विकृत स्वर लगते हैं पूर्वी थाट में। अगला सवाल देख लीजिए। पंचम वेद, पांचवा वेद किसको कहते हैं? तो नाट्य शास्त्र का। नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है? भरत मुनि है। ठीक है जी, भरत जी हैं और इस ग्रंथ को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अच्छा, कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है जी, 10 नंबर सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि सितार के किस भाग में जवारी की जाती है? जवारी किस भाग में की जाती है सितार में? तो सितार में 7 तार होता है और इसके घुड़च में जवारी की जाती है। 7 तार होता है, यह तत्वाद्य यंत्र होता है। ठीक है जी, सितार। अगला सवाल देख लीजिए। मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या बताइए। मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या देखिए, आपका मध्य सप्तक में 120 होता है और इसका दोगुना मध्य सप्तक में मतलब इसका 240 और इसका दोगुना थी तार सप्तक में मतलब 480 हो जाता है। समझ गए? तो ये मध्य सप्तक का षड्ज है आंदोलन संख्या इसका, और ये मध्य सप्तक का और ये तार सप्तक का। ठीक है जी, षड्ज की आंदोलन संख्या। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि ठेके का प्रौढ़ रूप क्या कहलाता है? मतलब जो ठेका बजाया जाता है तबला पे उसका प्रौढ़ रूप, प्रौढ़ रूप किसको कहते हैं? तो प्रौढ़ रूप, ठेका के प्रौढ़ रूप को पेशकारा कहते हैं, पेशकार। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अनिबद्ध तथा निबद्ध, आप देखिए गान 2 तरह का होता है, अनिबद्ध और निबद्ध। तो जो निबद्ध होता है उसमें ताल बजता है। ठीक है जी, और अनिबद्ध में ताल नहीं बजता है। जैसे आप हो गया, तान हो गया, आलाप हो गया। ठीक है जी, जो गायकी के पहले आप आलाप या तान करते हैं उसमें कोई ताल नहीं बजता है, उसको अनिबद्ध कहते हैं। तो ताल का फर्क होता है। ठीक है जी, ताल के कारण ये अलग होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अगला सवाल, तिरकिट तुन्ना कत्ता धिन धिन नाधी धिन्ना बोल किस ताल का है? तिरकिट तुन्ना कत्ता धिन धिन नाधी धिन्ना बोल किस ताल का है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंचम सवारी ताल। ठीक है जी, पंचम सवारी ताल का है। 15 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। आशिक अली खां, आशिक अली खां के शिष्य कौन है? तो मुश्ताक अली खां। ठीक है जी, आशिक अली खां के शिष्य कौन है? मुश्ताक अली खां। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। तबला वाद्य किस श्रेणी में आता है? तो तबला देखिए चमड़ा से बनता है इसलिए इसको औनद बोलते हैं। ठीक है, तत् तार से बने होते हैं और घन जो है धातु से बने होते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। राग अलहया बिलावल में प्रयुक्त होता है? तो दोनों निषाद प्रयुक्त होता है, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद। ठीक है जी, दोनों निषाद प्रयोग होता है, याद रखिएगा अलहया बिलावल में। बिलावल थाट से उत्पन्न है और इसमें सभी शुद्ध, जब कोमल जब आप शुद्ध शुद्ध निषाद लगाइएगा तो बिलावल राग हो जाता है और उसी में कोमल निषाद लगा दीजिएगा तो वो अलहया बिलावल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सितार के लरज खरज, लरज और खरज के तार किस धातु से बनते हैं? तो तांबा। तांबा का संकेत क्या होता है? कप्पर। और कमेंट करके आपको बताना है इसका परमाणु संख्या कितना है, एटॉमिक नंबर बताइए तांबा का, एटॉमिक नंबर आपको बताना है। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर बताइए तांबा का क्या होता है। और स्टील, स्टील एक मिश्र मिश्र धातु है, तो इसमें कौन कौन से धातु मिलके स्टील बनते हैं आप बताना है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि यह द्रुत लय में बजाई जाती है। द्रुत लय में कौन बजाई जाती है? तो द्रुत लय में देखिए आलाप जो होता है विलंबित में भी होता है और आप देखिए द्रुत लय में भी होता है, लेकिन झाला और मस्जिद खानी गत हमेशा विलंबित में बजाया जाता है। आलाप जो होता है दोनों में बजाया जाता है। आंसर आप बी टिक कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। अल्पत्व और बहुत्व का संबंध किससे है? अल्पत्व और बहुत्व का संबंध किससे है? तो राग लक्षण से। ठीक है जी,
किस राग में आप अल्पत्व का यूज करते हैं, किस में बहुत्व का, ये लक्षण होता है राग का। ठीक है जी, अल्पत्व और बहुत्व पर डिपेंड करता है राग का लक्षण क्या है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभिनव राग मंजरी जो ग्रंथ है, अभिनव राग मंजरी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है जी, भातखंडे जी, चतुर पंडित जी किए हैं अभिनव राग मंजरी के रचना। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। दो मात्रा में तीन मात्रा को बोला जाता है, दो मात्रा में मतलब तीन मात्रा को दो में बोलिएगा तो ये डेढ़ गुनी हो जाएगा, तो डेढ़ गुनी को आड़ लयकारी बोलते हैं। ठीक है जी, और बियाड़ किसको बोलते हैं? तो 7/4 को बोलते हैं, पौने दो गुण को। और कुआड़ किसको बोलते हैं? कुआड़ बोलिए, कुआड़ किसको बोलते हैं? तो 5/4 को, सवा गुण को। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं समानांतर सप्तक, समानांतर सप्तक वाला वाद्य यंत्र कौन है? तो हारमोनियम। समानांतर सप्तक का मतलब देखिए, इसके रीड ऐसे होते हैं समानांतर, तो इसलिए इसको समानांतर सप्तक का वाद्य यंत्र बोला जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। संगीत, संगीत के इतिहास में भरत का समय बताइए। भरत जी का, भरत मुनि नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि 5वीं शताब्दी में थे। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस, सवाल पढ़ रहे हैं कि राग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो सही उत्तर इसका क्या होगा जी? सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा मतंग जी। अपने ग्रंथ बृहदेशी में सबसे पहले राग शब्द का जो है वर्णन किए थे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। राग भीमपलासी का संप्रकृति राग बताना है आपको। राग भीमपलासी देखिए काफी थाट से उत्पन्न होता है और मध्यम इसका वादी और संवादी षडज होता है। तो भीमपलासी राग का संप्रकृति पूछ रहा है, इससे मिलता जुलता राग, तो सही उत्तर है बागेश्वरी राग। ये भी काफी थाट से उत्पन्न है। तो काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी, तो भीमपलासी का संप्रकृति राग बागेश्वरी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। षडज और मध्यम के बीच स्वर अंतराल क्या है? तो षडज और मध्यम के बीच स्वर अंतराल कह रहा है, तो इसके आंदोलन संख्या का अनुपात निकाल दीजिए, बन जाता है। तो मध्यम मध्यम सप्तक में आप देखिए कितना होता है जी? मध्यम सप्तक में 240 होता है षडज का आंदोलन संख्या, और उसमें पंचम का होता है 320। ठीक है जी, 320। तो देखिए इसको 0 से 0 काटिएगा, 8×3 = 24 और 8×4 = 32, मतलब 3:4, 3:4 हो जाएगा। तो 3:4 बी में दिया है, बी आंसर हो गया। सही है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा गया है दीपचंडी ताल, दीपचंडी ताल का एक अन्य नाम क्या है? तो ताल दीपचंडी में कितने मात्राएं हैं? आप कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है जी, ताल दीपचंडी में कितने मात्राएं होती हैं आप बताइए कमेंट करके। तो इसको चांचर नाम से भी जाना जाता है ताल दीपचंडी को। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। उत्तर भारतीय थाट काफी का दक्षिण भारतीय में क्या नाम है? तो दक्षिण भारत संगीत कर्नाटक संगीत में क्या नाम होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गमक प्रिया। ठीक है जी, गमक प्रिया। काफी थाट को दक्षिण भारत में गमक प्रिया कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कोमल ऋषभ और कोमल धैवत युक्त राग है? कोमल ऋषभ और कोमल धैवत युक्त राग कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा पुरिया धनाश्री, पुरिया धनाश्री। ठीक है जी, पुरिया धनाश्री। अगला सवाल देख लीजिए। राग पुरिया धनाश्री में कोमल और आपको कोमल ऋषभ और कोमल धैवत लगता है राग पुरिया धनाश्री में। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि मस्जिद खानी गत किस लय में बजाई जाती है? मस्जिद खानी गत किस लय में बजाती है? तो विलंबित, विलंबित में मस्जिद खानी, और जफर खानी और रजा खानी गत जो है वो द्रुत में बजाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उत्तर भारतीय संगीत में सर्वाधिक प्रचलित स्वरलिपि पद्धति किनका है? तो भातखंडे स्वरलिपि, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का स्वरलिपि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में काफी प्रचलित है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि पखावज एक है, पखावज किस तरह का वाद्य यंत्र है? पखावज तो ये चमड़ा से बना होता है, तो ये औनद हो जाएगा। ठीक है जी, सुशीर हवा से बजता है और घन जो है धातु से बना होता है। अलाउद्दीन संगीत अकादमी कहाँ है? अलाउद्दीन संगीत अकादमी आपको भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के सीएम अभी कौन है। अगला सवाल देखिए। दूध सागर
जलप्रपात कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। दयावती क्या है? दयावती क्या है? एक तरह का श्रुति है, तो श्रुति 22 होता है, उसी में से दयावती एक है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। प्रणव भारती, प्रणव भारती के लेखक ओमकारनाथ ठाकुर जी हैं, क्योंकि इनका उपनाम है प्रणव रंग, ठीक है जी। प्रणव इनका उपनाम है, इसलिए अपने रचना में प्रणव शब्द का यूज करते थे। प्रणव भारती के लेखक ओमकारनाथ ठाकुर। ओमकारनाथ ठाकुर जी के गुरु कौन है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। देखिए पेशकारा शब्द, पेशकारा बजाया जाता है किसमें? तो तबले पर, पेशकारा तबले पर बजाया जाता है, ठीक है जी। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रुद्र ताल एक ऐसा ताल है जिसमें जितनी मात्राएं हैं उतने विभाग, तो 11 मात्राएं होती हैं और 11 विभाग होता है, ठीक है जी। रुद्र ताल में 11 मात्राएं 11 विभाग, ठीक है। रुद्र ताल में 11 मात्राएं 11 विभाग, और इसमें ताली 8 होता है। ताली कितना होता है जी? 8। और खाली कितना होता है? तो खाली आपका हो जाता है 3, ठीक है जी। तो रुद्र ताल में 11 मात्रा 11 विभाग। इसके बोल हैं धा तिट, धा तिरकिट, धिन ना तिरकिट, तू ना काता, ठीक है जी। तो ये रुद्र ताल के 11 मात्राएं हैं। खाली आपका 3 हो गया और ताली 8 हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए। बीड़ा, बीड़ा के दंड पर कितनी सारिकाएं होती हैं? बीड़ा के दंड पर कितनी सारिकाएं होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22। बीड़ा के तार पर कितनी सारिकाएं होती हैं? तो 22। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जल तरंग किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो जल तरंग देखिए घन वाद्य यंत्र होता है, ठीक है जी। घन वाद्य यंत्र होता है, तत् तार से बनते हैं, औनत चमड़ा से बनते हैं। तबले का कौन सा घराना नृत्य से प्रभावित है? तो आप जानते हैं लखनऊ घराना कथक से प्रभावित है, ठीक है जी। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित है? तो अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन साहब के पिता थे, तो वो पंजाब घराने से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। ठेके पर आधारित विशिष्ट बोल रचना क्या कहलाती है? ठेके पर आधारित विशिष्ट रचना बोल क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कायदा। क्या कहलाती है जी? कायदा। अगला सवाल देखिए। वेंकटमखी ने कितने थाट माने, कितने मेल माने हैं? तो 72, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। असावरी राग है, असावरी राग असावरी थाट के नाम पर है, इसलिए इसको आश्रय राग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आश्रय राग। आश्रय रागों की संख्या कितनी है? 10। 10 थाट है, इसलिए 10 आश्रय राग होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है ब्रिजभूषण काबरा, ब्रिजभूषण काबरा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो गिटार। ब्रिजभूषण काबरा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो गिटार। अगला सवाल देखिए। चतुर पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? चतुर पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को कहा जाता है चतुर पंडित, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय वाद्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तत्, ठीक है जी। घन, उसके बाद औनध, और एक होता है सुशीर, ठीक है जी। तो 4 प्रकार हो गया। सुशीर हवा से, औनध चमड़ा से बना होता है, घन जो है धातु से बनता है, तत् तार से बनता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आधुनिक ग्रंथकारों ने तीव्र मध्यम किस श्रुति पर स्थापित किया है? आधुनिक ग्रंथकारों ने तीव्र श्रुति को 11वीं पर, तीव्र मध्यम को 11वीं पर स्थापित किया है, ठीक है जी। षडज का 4 होता है, उसके बाद 3 2 4, तो इसमें देख लीजिए 11वीं मात्रा पर होता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि कर्नाटक, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य ताल कितनी है? कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य ताल कितने हैं? 7। तो 7 ताल हैं, उसके सातों का नाम हम बताए थे कल वीडियो में, आपको देखना चाहिए। तो 7 ताल कौन है? 7 ताल कौन है? तो एक है ध्रुव ताल, ठीक है जी, ध्रुव ताल। दूसरा क्या है? मत्स्य ताल, ठीक है जी, मत्स्य ताल है। उसके बाद आपको रूपक ताल है, रूपक ताल हो गया। उसके बाद एक बता दीजिए झंपा ताल, गज झंपा ताल। और आप देख लीजिए उसके बाद आपको त्रिपुट ताल है, त्रिपुट, त्रिपुट ताल है एक, त्रिपुट ताल हो गया। उसके बाद आटा ताल हो गया। उसके बाद आपको हो गया एक का ताल, ठीक है जी। तो ये 7 ताल है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? शिखर ताल आपको बताना है, शिखर ताल में कितने कितने विभाग होते हैं। तो शिखर ताल देख लीजिए, हम बता रहे हैं आपको शिखर ताल।
शिखर ताल की बात करें तो शिखर ताल में आपको मिलेगा 17 मात्रा। ठीक है जी, 17 मात्राएं होती हैं। और इसमें आपको बता दूं कि 17 में 5 विभाग होते हैं। इसमें 5 विभाग होते हैं, 4 मात्रा, 4 मात्रा, 3 मात्रा, 2 मात्रा और 4 मात्रा। तो ये 5 विभाग हैं, विषमपदी ताल है। ठीक है जी। बात करें इसमें ताली, तो ताली इसमें 1, 5, 9, 12 और 14, मतलब टोटल 5 ताली होता है। ठीक है जी। इसके बोल को देखिए, इसके बोल को हम आपसे बताएं। धात्र धिन्न नक, थुन गधिन्न नक, धूम कीट तक, धत धा तेटेकत गदिगन। ये आपका ताल शिखर का बोल है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि सितार पर बजने वाली द्रुत गत का नाम क्या है। तो द्रुत गत का नाम क्या है? मस्जिद खानी तो विलंबित में बजता है, फिरोज खानी, रजा खानी, ये सभी द्रुत में बजता है। ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अस्थाई आरोही तथा अवरोही वर्ण, अस्थाई आरोही और अवरोही वर्ण के संयोग को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो संचारी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संचारी वर्ण। अगला सवाल देख लीजिए। नारायण मोरेश्वर खरे के अनुसार रागांग, नारायण मोरेश्वर खरे के अनुसार रागांग वर्गीकरण में रागांगों की संख्या कितनी है? तो 30। रागांगों की संख्या कितनी है जी? 30। आधुनिक काल में त्रिकोण अथवा नक्की, नखी को क्या कहते हैं? तो मिजराब। सितार बजाते हैं इससे। ठीक है जी। त्रिकोण या नखी को अभी मिजराब कहा जाता है आधुनिक काल में। अगला सवाल देख लीजिए। जफर खानी बाज किससे संबंधित है? तो जफर खानी, जफर जी का द्वारा इसका आविष्कार हुआ, तो ये सितार से संबंधित है। अगला सवाल देखिए। शास्त्रीय संगीत की कौन सी शैली उप शैली संगीत से संबंधित है? तो ठुमरी। देखिए ये सभी शास्त्रीय संगीत की शैलियां हैं, टप्पा, ठुमरी, ख्याल, ये सभी है। ठुमरी को जो है उप शास्त्रीय संगीत की शैली में रखा गया है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। नी ध निशा का संबंध किस राग से है? नी ध निशा का संबंध किस राग से है? तो मियाँ का मल्हार। तो ये काफी थाट से उत्पन्न होता है। मियाँ मल्हार जो है काफी थाट से उत्पन्न है। इसका वादी क्या होता है? वादी इसका पंचम है और संवादी इसका षडज होता है। ठीक है जी। षडज, षडज है इसका। बात करें इसकी जाति क्या है? संपूर्ण साडव है। संपूर्ण साडव मतलब इसमें धैवत वर्जित होता है और रोह में धैवत वर्जित होता है। रात्रि के दूसरे पहर में इसको गाते हैं। रात्रि के दूसरे पहर में मियाँ का मल्हार राग गाया जाता है। काफी थाट है, आप जानते हैं। जाति इसकी संपूर्ण साडव है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि भूपाली राग का संप्रकृति राग बताइए। भूपाली से मिलता जुलता राग बताइए। तो भूपाली जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है और कल्याण इसके संप्रकृति राग होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राग खमाज थाट से नहीं है? खमाज थाट से, खमाज में कोमल निषाद लगता है, आप जानते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा बिहाग। बिहाग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। ठीक है जी। बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राग मियाँ का मल्हार किस थाट से उत्पन्न है? तो काफी थाट से। मियाँ का मल्हार काफी थाट से उत्पन्न है और षडज इसका वादी है और संवादी इसका पंचम होता है। ठीक है। जाति इसका क्या होता है जी? संपूर्ण साडव। वह थाट जिसमें ऋषभ और मध्यम विकृत होते हैं। ऋषभ, ऋषभ कोमल और मध्यम विकृत, ये बताइए तो कौन सा थाट है जी? मारवा थाट। क्या है जी? मारवा थाट। पूर्वी में आपका ऋषभ कोमल, मध्यम तीबर और धैवत कोमल लगता है और असावरी में गंधार कोमल, धैवत कोमल और निषाद कोमल। तो सिर्फ ऋषभ और मध्यम का पूछ रहा है तो मारवा थाट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। कर्नाटक पद्धति के षट श्रुति ऋषभ को हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहते हैं? कर्नाटक पद्धति के षट श्रुति ऋषभ को हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा भाई कोमल गंधार। क्या कहते हैं जी? कोमल गंधार। अगला सवाल देखिए। सेनिया घराना मुख्य रूप से किस वाद्य से संबंधित है? तो सितार से। सेनिया घराना तानसेन जी द्वारा स्थापित घराना है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। हिंदुस्तानी पद्धति में शुद्ध, हिंदुस्तानी पद्धति के शुद्ध निषाद को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है? शुद्ध निषाद को क्या कहते हैं जी? तो काकली निषाद। क्या कहते हैं? काकली निषाद। अगला सवाल देखिए।
कह रहा है बलित गमक को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बलित गमक को मुर्की कहा जाता है। ठीक है जी, बलित गमक को वर्तमान में मुर्की कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, कौन सी ताल ध्रुपद शैली में संबंधित है? कौन सी ताल ध्रुपद शैली से संबंधित है? तो चार ताल। ठीक है जी, चार ताल। ठीक है जी, तीन ताल आपका 16 मात्रा, एक ताल 12 मात्रा, चार ताल बताइए कितने मात्रा का होता है, ध्रुपद में बजता है। ठीक है, धमार ताल कितने मात्रा का होता है, आपको कमेंट करके बताना है। आश्रय रागों की संख्या कितनी है? तो जाहिर सी बात है कि टोटल 10 थाट हैं, तो 10 थाट से 10 राग जो बनेंगे थाट के नाम पर रखे जाएंगे उनका नाम, तो 10 आश्रय राग होगा 10 थाटों के अनुसार। ठीक है जी, जहाँ जिस संगीत पद्धति में जितने थाट होंगे उस नाम से उतने राग होंगे, तो उतने आश्रय राग होंगे। ठीक है जी, थाटों के नाम वाले राग को आश्रय राग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सायंकालीन राग है? शाम को कौन गाते हैं? तो तोड़ी को देखिए, तोड़ी तो आप दिन के दूसरे पहर में गाते हैं, हिंडोल को सुबह सुबह गाते हैं मॉर्निंग में, और छाया नट को रात्रि के दूसरे पहर अर्थात शाम में। यही लिख लीजिए, राग छाया नट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए बोलों अथवा लगियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो लड़ी कहते हैं। बोलो अथवा लगियों की श्रृंखला को लड़ी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, निशा रे म प ग म रे सा किस राग का अंग है? निशा रे म प ग म रे सा किस राग का अंग है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्याम कल्याण का। ठीक है जी, श्याम कल्याण। श्याम कल्याण राग की बात करें तो इसकी जाति होती है साडव संपूर्ण। साडव संपूर्ण इसकी जाति होती है। इसमें धैवत वर्जित होता है, आरोह में धैवत वर्जित होता है, धैवत वर्जित होता है, और इसके वादी स्वर पंचम होता है और संवादी स्वर षडज होता है। ठीक है जी, संवादी स्वर षडज हो गया, और रात्रि के प्रथम पहर में इसको गाते हैं, रात्रि के प्रथम पहर में इसको गाया जाता है। ठीक है जी, श्याम कल्याण। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं 72 नंबर, ध्रुपद गायकी की कितनी बाणियां हैं? ध्रुपद गायकी में कितनी बाणियां का प्रयोग होता है? तो 4 बाणी, गोबरहार बाणी, नौहार बाणी, डागुर बाणी, और एक बता दीजिए आप कौन सा बाणी है, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मारवा मारवा के स्वर के समान है? तो देखिए राग सोहनी हो जाएगा। सोहनी जो राग मारवा थाट से उत्पन्न है, और मारवा राग में जो है आपका मारवा थाट में ऋषभ, कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है जी, तो आपका सोहनी में भी मारवा के समान स्वर लगते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है, मरे प ग ग मरेसा नीनी धनी सा। ठीक है जी, यह स्वर समूह किस राग को दर्शा रहा है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? मियाँ का मल्हार। मियाँ का मल्हार जो है आप काफी थाट से उत्पन्न होता है, और ये संपूर्ण साडव इसकी जाती है। धैवत जो होता है अवरोह में वर्जित होता है, रात्रि के दूसरे पहर में इसको गाते हैं, और पंचम इसका वादी और संवादी षडज होता है, काफी थाट से उत्पन्न है, और काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, षडज की कितनी श्रुतियां मानी गई है? तो षडज की 4 श्रुति मानी गई है, और मध्यम की भी 4 श्रुति मानी गई है, पंचम की भी 4 श्रुति मानी गई है। तो आप बता दीजिए ऋषभ, धैवत और गंधार की कितनी कितनी श्रुति हैं, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करिए तभी तो पता लगेगा कि आपका कंसेप्ट क्या है। तो आप कमेंट करिए, मैं जानता हूँ, फिर भी आपका देखता हूँ कि आपको पता है या नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अहमद जान थिरकुआ। अहमद जान थिरकुआ को संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था, और ये तबला वादन से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप बताइए, मुरादाबाद सही है या गलत? अनोखे लाल मिश्र के गुरु जी का नाम बता दीजिए। अनोखे लाल मिश्र जी को धा धिन धिन्ना के जादूगर कहा जाता है। धीना धिन धिन्ना के जादूगर अनोखे लाल मिश्र को कहा जाता है। तो इनके गुरु थे भैरव प्रसाद। गुरु कौन थे? भैरव प्रसाद। अब देखिए अगला सवाल, राग हंस ध्वनि में वर्जित स्वर क्या है? राग हंस ध्वनि में आप कौन सा स्वर नहीं लगाते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा जी? मध्यम और धैवत। मध्यम और धैवत। ठीक है जी, मध्यम और धैवत। राग हंस ध्वनि की बात करें तो इसकी जाति होती है आडो आडो। ठीक है जी, मतलब मध्यम और धैवत को वर्जित कर दिया जाता है आरोह और अवरोह दोनों में, इसलिए इसकी जाति आडो आडो हो जाती है। बिलावल थाट से उत्पन्न है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। षडज जिसका वादी स्वर है और संवादी स्वर पंचम है। ठीक है जी, रात्रि के दूसरे पहर में आप गाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 79 नंबर, कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? 14 मात्रा की कौन नहीं है? तो धमार तो 14 मात्रा का है, एक ताल 12 मात्रा का है, और दीपचंडी भी 14 मात्रा का है। तो
एक ताल सही हो जाएगा। ठीक है जी। 12 मात्रा, 6 विभाग, इसमें भी 4 विभाग होता है। आप दीपचंडी में कितने विभाग होता है बताइए कमेंट करके। अगला सवाल देख लीजिए, संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो संगीत परिजात के लेखक कौन है जी, आपको कमेंट करके बताना है। तो अहोबल जी हैं। ठीक है। मतंग जी के ग्रंथ का नाम बताइए, लोचन जी के ग्रंथ का नाम बताइए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके शेयर से कोई सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा तो मुझे अर्निंग होगा और मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। इसमें छुपाना क्या है, हम आपके लिए भाईचारे के नाते फ्री में मेहनत कर रहे हैं कि आपका जॉब लगे। हम ऑलरेडी जॉब में हैं, तो हम भी सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएं, और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कुछ बजट चाहिए, तो मैं इसी से कमा के फिर ऑनलाइन आपकी सेवा करूंगा। मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाने की मतलब मुझे सभी सब्जेक्ट पढ़ाने में अच्छा लगेगा, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगेगा। थैंक यू जी, थैंक यू।